आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन रूस जंग शदीद होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर फजाई हमला किया है। रूसी फौजें खार्कीव की जानिब बढ़ रही हैं। यानी यूक्रेन के अवाम और वो लोग जो यूक्रेन में फंस गए हैं, इनके लिए हालात बड़े नासाजगार हैं। पूरी दुनिया रूसी सदर पुतिन की इस दादागिरी पर नाराजगी जाहिर कर रही है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा सभी ने रूस की तनकीद की है। लेकिन यह भी सच है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर सामने नहीं आया। ऐसे हालात में एक बात तो साफ है कि दबी जबान ही सही, आलमी बिरादरी रूस से खफा है और यह माना जा रहा है कि इस लड़ाई में रूस अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है। यानी जितना आसान पुतिन इस लड़ाई को समझ रहे थे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज 7वां दिन इस जंग का है। लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर रूस एक तरह से नहीं पहुंच पाया है, या ये कहा जाए कि रूस के लिए मुश्किलें इस जंग में नजर आ रही हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इस इशू पर भी हम बात करेंगे कि बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए, उन्हें लाने के लिए क्या कुछ हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है। मेरे साथ माधवी अरोरा हैं, जो कि यूक्रेन से वापस लौटी हैं, यूक्रेन में तालीम हासिल कर रही थी। माधवी अरोरा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर बी हरचरण जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और इनामुर रहमान गयूर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आलमी उमूर के माहिर हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले माधवी अरोरा, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, बहुत मुश्किल हालात यूक्रेन में है और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए हालात ज़्यादा ख़राब हैं जो यूक्रेन में एक तरह से फंस गए हैं। आप किन मुश्किल हालात से यूक्रेन से निकली, और आप एक तरह से बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप अपने वतन वापस लौट सकी हैं। किस तरह के हालात थे माधवी जब आप यूक्रेन छोड़ रही थी? मैं फिर भी कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट साइड ऑफ यूक्रेन पे थी। वेस्ट ईस्ट साइड की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। खार्कीव, कीव, इन सब में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये लोग अब तक से फंसे हुए हैं। इट ऑल स्टिल इट ऑल सीम्स लाइक अ बैड ड्रीम, कि अब लगता है कि वो सपना जैसे हम लोग यहाँ घर वापस आए वो टूट गया, एक बुरा सपना। अभी भी वैसा ही लगता है। यूक्रेन में जब हम लोग थे तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। एकदम 24 की सुबह हमें अचानक पता चला कि रशिया ने सबके एयरबेस पे अटैक कर दिया है। सबसे पहले हम लोग की सिटी इवानो में मैं पढ़ती थी, तो वहां की सिटी पे भी सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही अटैक हुआ था। एकदम सब लोग पैनिक हो गए, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे सब करना है, कैसे हम लोग खाने पीने का करेंगे, और क्या पैसे वैसे भी हमारे पास उतने नहीं थे, वापस कैसे लौटेंगे, कुछ आगे का स्टेप पता नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग खाने पीने का और पैसे इकट्ठे करने ही गए। जब बाहर देखे तो इतनी ज्यादा वहां हर जगह भीड़ थी खाने पीने की जगहों पे, और बेसिक सामान भी खत्म हो चुका था। एटीएम्स में भी सेम ही हाल था, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, और जब तक हमारा नंबर आ रहा था तो वहाँ कैश ही खत्म हो जा रहा था। तो यूक्रेन में तो काफी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा। बिल्कुल माधवी, क्या अभी भी आपके कुछ क्लासमेट्स या जानने वाले ऐसे हैं जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और किसी वजह से वो नहीं निकल पाए हैं यूक्रेन से? आपकी दोबारा बोलेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। जी जी, मेरा सवाल माधवी ये था कि क्या आपके जानने वाले या आपके क्लासमेट्स कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी यूक्रेन में एक तरह से फंसे हुए हैं, वो नहीं निकल सके वहां से? जी जी जी, काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी बॉर्डर पे ही हैं, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया गया है। जिनको बॉर्डर क्रॉस करने दिया है, अभी फ्लाइट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उन्हें शेल्टर्स पे रखा हुआ है। तो काफी लोग वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं मेरे जान पहचान में। जैसे मैं रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, तो काफी लोग तो अभी रोमानिया बॉर्डर पे ही वेट कर रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने वेट कर लिया है, उन्हें एयरपोर्ट के पास ही किसी शेल्टर में अभी रखवाया गया है, जब तक से फ्लाइट नहीं हो रही है तब तक। बिल्कुल, यानी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो लोग लकी हैं, जिनमें से माधवी आप भी हैं, जो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए हैं। और भी हम आपसे यूक्रेन के हालात पर बातचीत करेंगे। मैं ब्रिगेडियर हरचरण जी आपके पास आऊंगा। हरचरण जी,
अब जो हालात हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? और पूरी दुनिया की जो एक नाराजगी है, क्या इसमें कहा जा सकता है कि रशिया अब एक तरह से अकेला पड़ता नजर आ रहा है? जी, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं जी, इसमें हमारा एक सेंटेंस है, ओन इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो अभी जो कुछ वहां हो रहा है इसमें हर राष्ट्र का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तभी इस तरह की सिचुएशन आई है। तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की बात बताना चाहूंगा कि 88-89 में जब जर्मनी का विलय हुआ था, उस समय ये बताया गया था, एश्योरेंस दी गई थी रशिया को, क्योंकि उनकी फौजें उधर थी, कि इसके बाद में नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। और उसके बाद हिस्ट्री को ज्यादा रिपीट ना करते हुए आपको पता ही होगा कि यूरोप की तकरीबन 40% जो गैस की डिमांड है वो रशिया पूरी करता है, और जो पहले यूक्रेन के थ्रू जाती थी और अब वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 के नाम से जाएगी, जिसमें यूक्रेन को $80 मिलियन हर साल के मिलते थे। तो ये कुछ बैकग्राउंड हैं। जब तक ये सब चल रहा था सब कुछ थे, काम चल रहा था, लेकिन रशियन गैस के मुकाबले में जो यूएस गैस है वो तकरीबन 4 से 5 गुना महंगी है। तो इनकी वजह से एक सिचुएशन पैदा हुई, नाटो का एक्सपेंशन हुआ जो 12 मेंबर से शुरू हुआ था, और विघटन के बाद में यूएसएसआर के इसको कम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आज के दिन में 30 मेंबर हैं। तो ऑब्वियसली जो रशिया है वो थोड़ा सा फील कर रहा है, उनको लग रहा है कि उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है नाटो कंट्रीज के द्वारा, और उसके जो पहले वाले कंट्रीज उनके साथ थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उनको भी उसका मेंबर बना दिया गया। और यूक्रेन का भी वहीं से एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि वो भी नाटो के सदस्य बनना चाहते थे, जबकि रशिया चाहता था कि वो उनके साथ में एक जो मिलिटराइजेशन जोन नहीं होना चाहिए। तो सबको अपने अपने इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं, सबको अपने अपने सुरक्षा देखनी पड़ती है, और यहाँ पे रूस ने इकोनॉमिक रीजंस के बजाय अपने जो सिक्योरिटी रीजन है उस पर जोर देने की कोशिश की, और यही इस अटैक की वजह बनी। बाकी के रीजन मैं नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इस लड़ाई के बीच में भी तमाम मुल्क, चाहे हम अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें, या तमाम जो ममालिक हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं अपना मफाद देख रहे हैं, अपना फायदा और नुकसान इस लड़ाई में भी देख रहे हैं। इस पर भी हम हरचरण जी आगे बात करेंगे। मैं इनामुर रहमान गयूर साहब आपके पास आऊंगा। इनामुर रहमान गयूर साहब, क्या आपको लग रहा है अभी तक, क्योंकि आज इस जंग का 7वां दिन है और उससे पहले कशीदगी थी, महीनों तक वो कशीदगी चलती रही, लेकिन जंग के इस जंग जब से शुरू हुई आज 7वां दिन है, क्या आपको लग रहा है इन 7 दिनों में कि जितना आसान पुतिन समझ रहे थे इस लड़ाई को, उतनी आसान ये लड़ाई है नहीं रशिया के लिए? ये बात तो यकीनन है कि पुतिन साहब जितना आसान समझ रहे थे खुसूसन कीव पर कब्जा कर लेना, वो उनके लिए जरा लोहे के चने चबाने जैसी बात हो गई। लेकिन देखिए, हमको इस बात को इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि पुतिन साहब ने जो है कब्जा करना चाहा और वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। हमको पुतिन के उनके जो इश्यूज हैं उनको भी मद्देनजर रखकर बात करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पुतिन या रशिया वाले ये कहते हैं कि जब रशिया के टुकड़े हो गए और रशिया के कई और कंट्रीज बन गए, और नेटो का फॉर्मेशन हुआ ही इसलिए था कि रशिया के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बना रहे, तो जब ये नहीं हुआ तो नेटो अब तक क्यों जो है बना हुआ है। और जब रशिया के टूटे हुए हिस्सों को नेटो में मुसलसल शामिल किया जाने लगा और आखिरी फ्रंटियर जो रह गया था वो बेलारूस वगैरह ये सारे, उसके बाद यूक्रेन का रह जाता है, तो यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो रशिया के लिए ये एक बिल्कुल इंतहाई खतरनाक किस्म की बात है। और एक हमारे भारत के अबूल के जो साहब हैं रशिया में, वहां पर कोई एमएलए वगैरह किस्म की जो है लेवल के ऊपर उनकी मसरूफियत है, ही इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन रशिया। तो वो उनका ये कहना कि भाई अगर चाइना बांग्लादेश में कोई बेस कायम करना चाहता है, अपनी आर्मी को रखना चाहता है, तो क्या इंडिया उसके लिए राजी होगा? इंडिया के लिए यकीनन वो एक खतरे की बात रहेगी, तो इंडिया किसी तरह से भी पसंद नहीं करेगा ये चीज को। तो इसी तरह रशिया के साथ भी हुआ है। रशिया ने कई महीनों से कोशिश करता रहा है। रशिया, देखिए, पुतिन साहब का ये काम अच्छा है बुरा है, मैं तो हर जाने वाली जान, खुसूसन हमारे भारतीय नौजवान की एक जान चले गई जिसका मुझे बेहद शदीद अफसोस है कि बच्चा पढ़ने के लिए वहां गया और जो है खामखा के शहीद हो गया बिल्कुल दूसरे 2 लोगों की लड़ाई में। इस बात को हमको एक वेकअप कॉल समझना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को
इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए इमीडिएटली कि हमारे बच्चे बाहर जाकर क्यों पढ़े, क्यों इसलिए पढ़े कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ये भी एक बड़ा इशू और बड़ा टॉपिक, और इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आती है कि हमारे बच्चे बाहर मुल्क जाकर पढ़ते हैं, और किसने देखा था कि कितनी बड़ी मुश्किल में हमारे यहाँ के जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो एक तरह से यूक्रेन में पढ़ गए। इस पर भी हम इनामुर रहमान गयूर साहब बात करेंगे। मैं प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर गयूर साहब कह रहे थे वो उसी से जुड़ी हुई, और जो बात माधवी कर रही थी, क्या प्रोफेसर साहब आपको लगता है परीक्षित मनहास जी की सरकार की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से थोड़ी सी देरी कर दी गई, वरना जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए यूक्रेन में उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती अगर उन्हें पहले से निकाल लिया गया होता, पहले से अगर हम अलर्ट रहे होते? नमस्कार। देखिए, ये कहना कि पहले से, कितनी पहले से, तो वो एक बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है। मुझे लगता है भारत सरकार के जो एफर्ट्स रहे हैं वो बड़े ही पुख्ता रहे हैं और बड़े ही पॉजिटिव रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार अभी आज ही 4 इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स आई हैं जिसमें 800 हमारा स्टूडेंट वापस आया है, तो मुझे लगता है भारत सरकार ने सफिशिएंट टाइम रहते एडवाइजरीज इशू करनी परीक्षित मनहास जी, कल डिबेट में एक ऐसे ही स्टूडेंट से बात हो रही थी जो यूक्रेन से बहुत मुश्किल हालात में लौट कर आए। उन्होंने कहा कि दूसरे कंट्रीज के लोगों ने अपने स्टूडेंट को बहुत पहले निकालना शुरू कर दिया था, उनकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी हालात को देखकर, लेकिन हमारा वहां पर कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। नहीं, देखिए, जिस हिसाब से हमने एडवाइजरीज देखी हैं, ऑनलाइन एडवाइजरीज आ रही थी और टेलीविजन के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से, मुझे लगता है सफिशिएंट टाइम था जब ये एडवाइजरीज इशू की जा रही थी। बट यस, हमेशा एफर्ट को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये एफर्ट बेस्ट था, इससे भी बेहतर किया जा सकता था और इससे भी ज्यादा जल्दी उनको लाया जा सकता था। पर फिर भी भारत ने, मुझे लगता है, जिस तरह से वॉर फुटिंग पे स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करना शुरू किया, और जैसे हमारे 4 मंत्री इस टाइम पे डिफरेंट, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, ये सब क्या कहते हैं, बॉर्डर्स जो हैं यूक्रेन के, उनके ऊपर बैठे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, हंगरी में, पोलैंड में, तो ये वहां पे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारी एम्बेसीज कोऑर्डिनेट करती रही हैं। बट क्योंकि हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स का नंबर ही इतना ज्यादा है कि उनको वहां से उठाना और जल्दी से उठाना इतना आसान कार्य नहीं है। हर दिन के हिसाब से मुझे लग रहा है 1000, 1500, 2000 बच्चा तो अब वापस आ ही रहा है डिफरेंट माध्यम से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जल्दी हो जाएगा। पर ये कहना कि दिस वाज द बेस्ट एफर्ट, ऑब्वियसली नहीं। पर हिंदुस्तान नहीं, अगर थोड़ा सा पहले से अलर्ट होते तो शायद एक जो कीमती जान गई है, कर्नाटक का जो एक स्टूडेंट है जिसकी जान चली गई, शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान कम से कम नहीं होता। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वो, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारा एक बच्चा शहीद हो गया इस तरह से। वो पढ़ने गया था, 4th ईयर स्टूडेंट था। पर मुझे ये लगता है कि जैसे हम ही ये सारी डिबेट्स करते रहे हैं, और पहले भी यूएस ने एक डेडलाइन दी कि आज वॉर शुरू होगी, नहीं हुई, फिर कहा कि आज वॉर शुरू होगी, नहीं हुई। तो ये हमेशा से असमंजस की ही सिचुएशन थी कि कब वॉर होगी या वॉर होगी भी या नहीं, सिर्फ काउंटर थ्रेट्स और थ्रेट्स ही दिए जा रहे थे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये थी कि वहां पे अभी यूनिवर्सिटीज बंद नहीं की जा रही थी, तो स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लेके, वो सब चीज लेके, वो भी बेचारे इस चक्कर में फंसे हुए थे कि अगर यूनिवर्सिटी क्लोज नहीं की जा रही तो हम कैसे यहाँ से छोड़ के चले जाएं, क्या पता वॉर ना हो। और वहां से आना जाना, स्टूडेंट्स का खर्चा भी हो रहा था, रहना, और यहाँ से वो पढ़ने गए हुए थे। तो ये सारे हालात को मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम रहते काम शुरू हो गया था। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस वाज द बेस्ट। बिल्कुल, मैं माधवी जी, माधवी अरोरा, क्या जिस तरह से पहले से हमने देखा, क्योंकि लड़ाई तो 7 दिन पहले शुरू हुई, लेकिन कई महीने पहले से यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस तरह के डायलॉग्स चल रहे थे और यह लग रहा था कि आने वाले दिनों में लड़ाई हो सकती है। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से या आप लोगों को एक डर नहीं लगता था कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ेंगे तो हम यहां पर फंस जाएंगे, या एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी आप लोग के लिए जारी की गई थी पहले? ये हालात इन दोनों के बीच में खराब है और कॉन्फ्लिक्ट्स तो मैं 3rd ईयर में हूँ, 1st ईयर से ही सुन रहे थे कि ये टेंशन है इन दोनों देशों के बीच में। बट 3rd ईयर में ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ गया था। बट हमें भी ये वॉर स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले तक ही थोड़ा बहुत बताया गया कि अब आप छोड़ सकते हो देश, या एडवाइजरी कोई आई थी, उससे पहले हमें ऐसे कोई खास वार्निंग नहीं दी गई थी। और उसमें भी हमें ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया था कि आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन लोग की
ये वॉर से 1-2 वीक्स पहले ही एडवाइजरी आई थी और उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि सबको कंट्री छोड़ देनी है। हम लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं आया था, तो इसलिए हमने उतना सीरियसली भी नहीं लिया। हमें नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। यानी आप लोगों के साथ दूसरे कंट्रीज के जो स्टूडेंट थे वो पहले से एक तरह से तैयार थे और उनके कंट्री से पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। जी जी जी, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, अप्रोक्स 1 to 2 वीक्स पहले, और मेजर लोग छोड़ भी चुके थे वहाँ के कंट्री। जी, हम लोग की क्लासेस भी वॉर से एक दिन पहले तक ऑफलाइन ही चल रही थी, तो हम लोग ये वहाँ पे 100% अटेंडेंस कंपल्सरी होती है, तो हम अपनी क्लासेस छोड़ के जा नहीं सकते थे। हमें पता नहीं था कि इतना ज्यादा मेजर होगा, तब तो छोड़ते, इसलिए हम लोग वापस नहीं आए पहले तक। बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर बी हरचरण जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या वाकई में थोड़ी सी देरी या लापरवाही सरकार से इस तरह से हुई, क्योंकि ये डायलॉग काफी पहले से चल रहे थे और हालात इतने ज्यादा लग रहा था कि बिगड़ जाएंगे ये हालात और जंग जैसे हालात बनते जा रहे थे, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट इतनी बड़ी तादाद में फंस गए, 80,000 माफ किया 20,000 या 18,000 स्टूडेंट थे, तो सरकार को तो और पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी, पहले से वार्निंग देनी चाहिए थी, एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। हो सकता था, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर, यानी जो अनसर्टेनिटी होती है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट्स को ये भी था, उन्होंने कहा नहीं, हमें बोला गया है कि आप इधर ही अटेंड करो क्लासेस, आपने जाना नहीं है। तो उनको कंफ्यूजन हो गया था कि व्हाट वाज बीइंग टोल्ड बाय द यूनिवर्सिटी, और वो कोई इस तरह का जो यूनिवर्सिटी इस तरह की कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं दिखा रही थी, तो इस वजह से बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो गया। अदरवाइज जहां तक मेरा ख्याल है, दिस टाइम वाज इनफ। यस, अगर एडिशनल फ्लाइट्स जाती तो ये काम थोड़ा आसानी से हो सकता था, लेकिन यहां मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। नहीं तो हमारी एजेंसियों की नाकामी है क्या? जिस तरह से अमेरिका ने पहले अलर्ट कर दिया, पहले उसने एडवाइजरी जारी कर दी अपने स्टूडेंट के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, तो क्या हमारी जो एजेंसियां हैं, क्या उनमें अभी किसी तरह की कमी है, या इतना ज्यादा हम लोग अपडेट नहीं है? जो हमारी एजेंसी है वो अभी उनके मुकाबले में उतना अपडेट नहीं है। शायद ये मैंने दोनों ये एडवाइजरीज पढ़ी हैं, यूएसए की भी और हमारे देश की भी, तो शायद हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैंने एक इंटरव्यू भी देखा है एक लड़की का, 20 को उसने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और 24 को वही बोल रही है कि हमारा देश कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो फॉग ऑफ वॉर होता है या अनसर्टेनिटी होती है, हमें इसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर जो अभी एफर्ट लग रहा है, अगर लड़ाई शुरू होने से पहले स्पेशल फ्लाइट्स जाती तो काम तेजी से हो सकता था, वो अर्जेंसी भी पैदा होनी थी। दूसरी चीज, और आज जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको गाड़ियां नहीं मिल रही, आप जहां भी हैं पैदल चल के दूसरी बॉर्डर के पास आप पहुंचिए। मतलब अब हालात कितने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। वो रीजन अलग है, वो वार जोन है। खार्किव जो है वो रशिया की साइड में पड़ता है, और वो एक स्पेशल परमिशन विंडो जिसको बोलते हैं, विंडो अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप एक इमेजिन कीजिए, एक जगह लड़ाई हो रही है, गोले गिर रहे हैं और काउंटर दूसरी तरफ से भी कार्रवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में एक विंडो देना, ये एक बहुत ही बड़ी हमारी राजनीतिक और कूटनीतिक विजय है, जिसमें हमारे बच्चों को, मैंने तो कहीं सुना नहीं कि लड़ाई के मैदान में से किसी को बता दिया जाए जी अभी आप अपने सिटीजन्स को निकाल लो, अपने बच्चों को एक स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये एक बहुत ही हमारे जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इनामुर रहमान गयूर साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं कि यूक्रेन के साथ सभी एक तरह से खड़े हैं, सभी कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो कुछ हुआ या रशिया ने जो अटैक किया, ये जंग जो है ये सही नहीं है, लेकिन खुलकर कोई यूक्रेन के हक में नहीं आ रहा है। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? यहां तक कि अमेरिका भी पाबंदियों की बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन यूक्रेन के लिए खुलकर नहीं आ रहा है। नहीं, आपका सवाल पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया मुझे, आवाज बड़ी धीमी आ रही है आप लोगों की। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, इनामुर रहमान साहब, मेरी आवाज आ रही, क्लियर है आवाज? जी, आवाज क्लियर है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि सभी इस जंग को गलत बता रहे हैं, लेकिन कोई भी मुल्क हमने देखा कि अमेरिका भी यहां तक
कोई यूक्रेन के साथ खुलकर नहीं आ रहा है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है इस मुश्किल की घड़ी में। जी देखिए ये वेस्ट की हिपोक्रेसी एक बार फिर बड़े आया तौर पर नजर आ रही है सारी दुनिया को। लेकिन मैं कुछ एक कदम आगे बढ़ के वेस्ट की हिपोक्रेसी से ज्यादा लोगों को जगाने के तौर पर, झिझोड़ने के तौर पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये वेस्ट की हिपोक्रेसी नहीं है, ये क्रिश्चियनडम की हिपोक्रेसी है। क्योंकि जब वेस्ट को सूट करता है तो दूसरों को मुसलमान बना देते हैं या कम्युनिस्ट बना देते हैं, खुद को वेस्ट रख लेते हैं। इसी तरह ये चीज अब आप देखिए, गौर करके देखिए कि अब जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर सारे क्रिश्चियन ममालिक मिलकर एक दूसरे क्रिश्चियन मुल्क को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियन लोग अनक्रिश्चियन एक्ट कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है, हमको हमारे नैरेटिव को बदलने की शदीद जरूरत है। समझने की जरूरत है कि जब इराक में गए थे बिला किसी वजह के, अफगानिस्तान में गए थे, लीबिया में गए थे, तो उस वक्त हर तरह के जवाब इनके पास थे, नजर आ रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे खोखले निकले। आज जब एक सॉलिड जवाब मौजूद है यहां पर, यूक्रेन को अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि यूक्रेन के बॉर्डर तक आ जाएंगे नाटो के फोर्सेस। नाटो एक इंतहाई डरावनी किस्म की मिलिट्री अलायंस है और रशिया अभी प्रोफेसर मनाज, जो बात यहाँ पर इनामुर रहमान गयूर साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में ये जो जंग है ये पूरे यूरोप के लिए बहुत से प्रॉब्लम खड़ी करेगी, बहुत सी मुश्किलात होंगी इस जंग के बाद? ऑब्वियसली देखिए, ये जंग जो है, अगर मिलिट्री वॉरफेयर हम ये कहते हैं भगवान करे कल खत्म भी हो जाती है, तो एक हाइब्रिड वॉरफेयर तो अब चलती रहेगी और पूरे यूरोप, रशिया, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। बाय हाइब्रिड वॉरफेयर का मेरा मानना ये है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर चलेगी और इंटरनेट और वर्चुअल स्पेस में एक झगड़ा चलेगा, और जो कि बहुत ही मेरे को लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट्स लेके आएगा पूरे यूरोप के लिए। और आप अभी देखिए किस तरह से इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे आप रशिया में देखिए, रशिया में इस टाइम पे उनका रूबल नियर अबाउट 41% नीचे गिर चुका है। सबसे बड़ी बात है, अभी गूगल पे, एप्पल पे, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सब अपनी फैसिलिटीज रशिया के अंदर बंद कर रहे हैं। यूक्रेन में ये चल नहीं पा रहे, जहां पे आम नागरिक जो कि मेट्रो की टिकट भी गूगल पे या एप्पल पे से खरीदते थे, अब उन्हें फिजिकल कार्ड्स लेने पड़ रहे हैं। रशिया में उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट नियर अबाउट 20% डबल कर दिया है बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट, और शेयर मार्केट बंद हो चुकी है। उधर आप देखिए, अगर यूक्रेन और बाकी ईयू नेशंस में जैसे कि ऑयल सप्लाई की बात हो रही थी, रशिया का ऑयल जो है 4 गुना कम रेट पे है बनिस्बत यूएस और बाकी जगहों से, तो वो अब फैसिलिटी बंद हो जाएगी। इटालियन वर्कर्स या इटालियन सपोर्ट जो रशिया जर्मन पाइपलाइन के लिए थी, वो बंद हो गई है, तो जर्मनी ने बंद कर दिया। जितने भी इकोनॉमिक एफर्ट्स थे, और मैं सबसे अहम बात कहूंगा इस टाइम पे जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, क्लाइमेट चेंज की बात थी, बायोडाइवर्सिटी की बात थी, जिसे कि यूनाइटेड नेशंस ने रखा था। और जो ये वॉर हो रही है, जिस तरह से बम धमाके हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सारा जो बिल्कुल हालात इससे और ज्यादा खराब होंगे। बिल्कुल माहौलियाती तब्दीली तो एक तरफ आई है, लेकिन जिस तरह की ये जंग हो रही है, ऐसे में हालात और माहौलियात पर इसके बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। मैं माधवी आपके पास आना चाहूंगा, और माधवी हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? आप बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे बीच में आज आप मौजूद हैं, लेकिन जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो आज भी मुश्किल हालात में हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ अपील है आपकी? जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप रिपीट करेंगे? हमारे इस चैनल के जरिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से? जी जी जी, जैसे मैं अपने आप को तो बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं इतने टाइम से अपने घर वालों के पास वापस आ सकी, बट अभी भी वहां पे हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि गवर्नमेंट हर एक को सही सलामत घर पहुंचाए, क्योंकि हर एक बच्चे की जान उतनी ही कीमती है। हम पहले ही अपने दोस्त कलीग्स की जान खो चुके हैं, तो आई वोंट वांट कि किसी और की जान जाए। सब अपने पेरेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आई विल अपील दैट government bring all the children safely to their country, to their family, to their parents.
I would like to say that only because वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा है, ना कि सिर्फ यूक्रेन में, बाकी बॉर्डर पे भी। जैसे मैं भी रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आई तो हम लोग को इतना ज्यादा ट्रैफिक था, अब बॉर्डर से 10-11 किलोमीटर पीछे ही उतार दिया गया, उतना हमें पैदल चल के जाना पड़ा। फिर बॉर्डर पे भी इमिग्रेशन की लाइन पे हम लोग को 7 से 8 घंटे वेट करना पड़ा, ना कोई बैठने की जगह थी और एकदम ओपन एरिया था, माइनस में टेम्परेचर था, -6 -7, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट हम लोग आ गए, सो इट वाज ऑल वर्थ इट। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात थे और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी और जो मुश्किल हालात हैं, जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाएगा। लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है कि अब इस जंग का रुख यहां से क्या कुछ होगा, क्या वाकई में यहां से रशिया और पुतिन जो है वो तनहा पड़ जाएंगे, या फिर दुनिया का पूरी आलमी बिरादरी का रुख इस जंग पर क्या कुछ होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी अरोरा मेरे साथ जुड़ने के लिए, इनामुर रहमान गयूर साहब, प्रोफेसर मनहास जी और ब्रिगेडियर बी हरचरण जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।